Good evening, everyone. So our topic telescope was going on. So in telescopes, you have studied that telescopes are of two types: uh, reflecting and refracting type telescopes. और जो रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं उनमें भी सब टाइप्स हैं। तो जो आपका पहला रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था उसका फर्स्ट जो टाइप था दैट वाज एस्ट्रोनॉमिकल। ये किसका सब टाइप है? रिफ्रैक्टिंग टाइप का। तो फर्स्ट टाइप है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यानी कि जिनमें लेंसेस का यूज होता है। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग का फर्स्ट टाइप था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब वो टेलीस्कोप जिनसे हेवनली बॉडीज को देखा जाता है। तो इनमें इमेज का कोई रोल नहीं है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बट दैट डजंट मैटर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, बट दैट इज नॉट इन द सिलेबस। एक तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के दो केसेस स्टडी करने हैं, फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट डी एंड इंफिनिटी, और दूसरे टाइप का टेलीस्कोप आपको स्टडी करना है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग में दो टाइप्स हैं। एक तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है जो न्यूटन ने बनाया था, सबसे पहला रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरा कैसेग्रेन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन वाले में सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना है, और कैसेग्रेन में एक रिलेशन लिखना है मैग्नीफाइंग पावर का भी। तो सबसे पहले हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप चल रहा था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपने कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, वन इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज आई पीस। ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका मतलब कि दैट इज हेल्ड क्लोज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ उसको रखा जाता है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ी फोकल लेंथ और बड़े अपर्चर का लेंस लिया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि उसमें उसको इन्फिनिटी से आने वाली सारी रेज को जो है कैप्चर करना है, इसलिए बड़ी फोकल लेंथ और बड़े अपर्चर का लेंस लेते हैं ऑब्जेक्टिव। और दूसरा होता है आई पीस, जो आई के क्लोज रखा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में थोड़ी कम फोकल लेंथ और कम अपर्चर का होता है, जिससे कि सारी रेज आई पर फोकस हो सके और इमेज को देखा जा सके। ठीक है, इमेज इन्वर्टेड बनती है। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट्स आप लिख चुके हैं। अब आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर। तो वर्किंग प्रिंसिपल में आप पहला हेडिंग नोट कर देंगे, वर्किंग प्रिंसिपल, और फर्स्ट हेडिंग आप क्या लिखेंगे कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। ठीक है, तो कहाँ इमेज बन रही है उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एट डी लिखा है मैंने, आप पूरी लाइन लिखेंगे। उसके बाद देन स्टार्टिंग फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है, तो अगेन टेक केयर व्हाइल मेकिंग द डायग्राम। सबसे पहले यहाँ बनाना है आपको ऑब्जेक्टिव लेंस, जिस पर इंफिनिटी से आने वाली रेस इंसिडेंट होती है। ये ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ पर वो लिख देते हैं बड़ी फोकल लेंथ और बड़े अपर्चर का। ऑब्जेक्टिव में भी जैसे कि आपने पिछली बार ऑब्जेक्टिव बनाया था, दोनों साइड इसके फोकस होते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इंफिनिटी से आने वाली रेस को वैसे आप नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ हेवनली बॉडीज को देखा जा रहा है ना, तो ऐसे स्ट्रेट रेज नहीं आती, उसको ऊपर की तरफ रखा जाता है, लगभग रेस थोड़ी सी तिरछी होके आती है, ऐसे करके रे इंसिडेंट होती है। ठीक है, एक रे तो ऐसे इंसिडेंट हो रही है, दूसरी रे जो है वो मान लीजिए कि सीधी जैसे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। ठीक है, ऐसे करके बनाना है आपको, थोड़ा सा डायग्राम पे इस बात का ध्यान देना है। तो ये वाली जो रे है, क्योंकि जब ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद में थोड़ी सी और बेंड होगी नीचे की तरफ, तो रिफ्रैक्शन के बाद में ये रे लगभग जो है वो ऐसे करके, या डायग्राम जब आप, वही बात है ना, पेंसिल और स्केल से बनाते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ में बनता है। ये वाली जो रे है, इस रे को आप स्ट्रेट रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे हमेशा स्ट्रेट रहती है। इस वाली रे को भी मैं बताती हूँ कि कैसे करके बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब आप ये दोनों रे दिखाएं तो पहली बात तो ये है, ये वाली रे आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और जो ऊपर वाली रे है वो पहली बात तो जिधर से आ रही थी उस डायरेक्शन से नीचे की तरफ बेंड होगी, और बेंड होने के बाद भी एक चीज का ध्यान रखना है कि जब ये बेंड होगी तब
ये रे ऐसे करके नीचे जाती, जो ऊपर से आ रही थी वो नीचे चली जाती है, जो नीचे से आ रही होती है वो ऊपर जाती है। किस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर इमेज बनती है ए डैश बी डैश। दोनों रेज जो है साथ में और एक जगह इंसिडेंट होंगी, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका आई पीस। तो एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव जैसे कि माइक्रोस्कोप में था ना, उतना डिफरेंस नहीं होता। फोकल लेंथ लगभग, मतलब जैसे मैंने जो बनाया है ना, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना है आपको इस तरीके से कि आई पीस ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में छोटा लगना चाहिए। तो इसलिए एक काम कर देती हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव के साइज को ही बढ़ा दें ताकि उसके कंपैरिजन में आई पीस जो है छोटा दिखाई दे, ठीक है। ऐसा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क होगा। थोड़ा सा आई पीस जो है वो बड़ा, थोड़ा सा आई पीस छोटा, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बड़ा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये इतना फर्क बस होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो अब जो है सबसे पहले आपने क्या किया, इन्फिनिटी से दो रेज लेकर आए। दोनों रेज जो है वो कहाँ इंसिडेंट होती हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और उसके अलावा जो है वो एक इमेज बनाती है ए डैश बी डैश, लेट इट्स हाइट इज एच डैश, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा एक डिफरेंस आ रहा है। सो आई होप नाउ द डायग्राम इज ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा कि दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों की फोकल लेंथ में डिफरेंस थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए। ये आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव। इन्फिनिटी से आने वाली रेज फोकस कहाँ होती है, यहाँ पर ए डैश बी डैश इमेज बना रही है कि लेट इमेज की जो हाइट है वो एच डैश है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वही एफ ओ होगा। एफ ओ मीन्स क्या होगा, फोकल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का दोनों साइड फोकस होगा, बड़ी फोकल लेंथ है, यहाँ तक होगा इसका फोकस, और इस साइड भी होगा। बट इस साइड वाले फोकस का कोई यूज नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई चीज नहीं दिखानी है आपको, इधर वाले फोकस का यूज है। तो रेस कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, फोकस पे। बट ये अब इसके फोकस पे इंटरसेक्ट होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फोकस से जाने वाली रेज आई पीस से अगर फोकस से जाती है, आई पीस के फोकस से तब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, बट यहाँ तो इसके फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तब, उस कंडीशन में जब ये इमेज इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ रही होगी। तो इसकी फोकल लेंथ लगभग वैसे तो छोटी होती है उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिव के, लेकिन फिर भी इमेज ऐसे बनती है कि वो इसके फोकस के बाद में बनती है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ रही है, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ रही है इमेज, जिसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और इसके थ्रू यहाँ पर लेंस पर जब रेज इंसिडेंट होती हैं तो रेज रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ आती है, आईज को इस डायरेक्शन में रेज मिलती हैं, और आई जो है इनको कहाँ से कैप्चर करती है, यहाँ से। ये दोनों लाइनों को आपको प्रोड्यूस करके यहाँ तक ले आना है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये भी दिखाना है कि लेंस पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन किधर होगा, तो यहीं से एक सीधी स्ट्रेट रे लेंस पर ले जानी है, वो रे इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराया। आपने पीछे भी 4 रेस को दिखाया था ना, ऐसे यहाँ से जाने वाली एक स्ट्रेट रे ये इस साइड, और इधर भी स्ट्रेट, ये भी यहाँ आती है। तो जहां पर चारों इंटरसेक्ट कर रही है लगभग यहाँ पर फाइनल इमेज बनती है, और फाइनल इमेज आप देख रहे हैं कैसी है, इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, उस वाली इमेज के जैसी है। इस ऑब्जेक्ट जो भी है उसके कंपैरिजन में इन्वर्टेड है, तो इसको लिख सकते हैं एच डबल डैश, ठीक है। तो फाइनल इमेज जो है आपकी यहाँ बन रही है। कुछ चीजों को और दिखा देंगे, यू ओ तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये यू ई होगी, फोकल लेंथ देख लीजिए ये एफ ओ है, तो ये इसकी फोकल लेंथ होगी एफ ओ ऑब्जेक्टिव की। ये एफ ई डैश लिखा है तो इसकी फोकल लेंथ है ये एफ ई माइनस में एफ ओ प्लस की है, राइट साइड में। और जो इमेज बन रही है हाँ वो कहाँ बनेगी, तो वो लेंस से या आई से कहते हैं डी पर, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती। ये आपकी सारी जो है वो साइन कन्वेंशन के साथ में वैल्यूज हैं, डिस्टेंसेस हैं, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये नोट करने के बाद स्टार्ट करते हैं मैग्नीफाइंग पावर, नोट इट डाउन।
सो आई होप इट्स डन। इसी के साथ में बिना इसको इरेज किए यहाँ साइड में मैं मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन राइट कर दे रही हूँ, उसकी हेल्प चाहिए होगी। तो जैसा आपको पता है मैग्नीफाइंग पावर के लिए रिलेशन होता है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। सो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। तो यहाँ बीटा और अल्फा एंगल्स भी दिखाने होंगे। बीटा मतलब ये जो इमेज है ये आईपीस पर जो एंगल बना रही है यहाँ पर, दैट एंगल इज बीटा। और अल्फा का मतलब जो ऑब्जेक्ट है, तो अल्फा एंगल को यहाँ ट्रीट कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है, सेपरेट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, इसी में दिखा दिया। अल्फा एंगल यहाँ बन रहा है और वर्टिकली अपोजिट यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी अल्फा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये अल्फा एंगल है। यहाँ तो डिस्टेंसेस नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे अल्फा के लिए और ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे बीटा के लिए। 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 बीटा की वैल्यूज जब आप लिखेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल एक बार देख लीजिए कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। ए डैश बी डैश ई, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई से 10 बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। और इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ से 10 बीटा की जो 10 अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो होगी ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ। ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। सो इट बिकम्स m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ, और इट बिकम्स बी डैश ओ अपॉन बी डैश ई। दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। बी डैश ओ क्या है, तो फोकस एफ ओ और ये ओ तो फोकल लेंथ के इक्वल है, वो भी प्लस में। तो ये है एफ ओ अपॉन बी डैश ई। बी डैश ई जो है वो यू ई है, लेकिन इस लेंस के कंपैरिजन में माइनस है, तो इसका मतलब ये है माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। आपको डी के टर्म्स में भी लिखना होगा, तो ये इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देते हैं। और फिर इसमें आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर आई पीस बाय लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला में जो वैल्यूज हैं उसमें मान लीजिए आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई है और आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई है, लेकिन माइनस की। फोकल लेंथ जो है इसकी आई पीस की कॉन्वेक्स लेंस है वो प्लस में होगी, और उसके अलावा जो इसकी इमेज बन रही है वो भी पीछे की तरफ बन रही है। तो इमेज डिस्टेंस ये यू है ना, माइनस का यू ई, इमेज डिस्टेंस वी माइनस का डी, और एफ जो है वो प्लस में है। तो लेंस फॉर्मूला में पुट करना है 1 अपॉन वी मतलब 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। ये प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन यू ई, यही फाइंड करना है। इसको उस साइड में ले जाते हैं, ये वैसे माइनस का है, उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। अब यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई इसको करें, सिंप्लीफाई करके इसमें 1 अपॉन एफ ई अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये 1 अपॉन यू ई की वैल्यू आ रही है। 1 अपॉन यू ई 1 अपॉन एफ ई कॉमन ले लेंगे 1, और 1 अपॉन एफ ई से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन एफ ई से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एफ ई न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये 1 अपॉन यू ई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन में जो यू ई है तो आप
अपॉन में ये एफ ई आ जाएगा, और साथ में जो इसकी वैल्यू है इसको नोट करिए। सो आई होप इट्स नोटेड डाउन। तो अब ये जो है ना यहाँ इरेज करके इधर लिख दे रही हूँ वैल्यूज को। तो लास्ट स्टेप एक आपका रह गया था, तो माइनस ये जो स्टेप है इसको इधर लिख दे रही हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आ रहा है आपका m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो ये मैग्निफिकेशन होता है टेलीस्कोप का। और आपने देखा था माइक्रोस्कोप में रिलेशन में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आ रहा था, टेलीस्कोप में उसका उल्टा आ रहा है 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। दूसरी बात वहाँ एल अपॉन एफ ओ आ रहा था, यहाँ माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई आ रहा था। थोड़ा सा अगर आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको याद रखना भी आसान होगा कि कैसे ये रिलेशंस बनते हैं। तो एक तो आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पहला पार्ट तो ये है जिसमें आपको क्या करना है, मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है नॉर्मल डिस्टेंस के लिए। दूसरा केस है आपका इन्फिनिटी के लिए। तो आप सेकेंड वाला केस और नोट कर लीजिए, इसमें लिखिएगा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, वर्किंग प्रिंसिपल में लिखेंगे फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अच्छा इसको डिफाइन भी कर दीजिएगा जैसे बताया था। Let the object is at infinity, rays are coming from infinity, and after refraction with objective lens, the final image is formed at the focus of the objective lens. It is a dash b dash, which acts as objective for eyepiece, and through eyepiece the final image is formed at normal distance of distant vision d, and it is a dash b dash which is an inverted image। फिर आप एंगल वगैरह डिफाइन कर देंगे और रिलेशन ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको लिख देना है when the final image is formed at infinity। इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखिए इसी डायग्राम में। आप फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनाने के लिए रेस को फोकस से जाना चाहिए, तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पर ये एफ ई आ रहा है और रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही, बस आपको ये जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। इसमें चेंज करके आप क्या करेंगे कि रेज कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, कहाँ पर इंटरसेक्ट होनी चाहिए, फोकस ऑफ आई पीस पर। और जो फोकस और ऑफ ऑब्जेक्टिव अभी आपने देखा था कि फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर इंटरसेक्ट हो रही थी, तो दैट डजंट मैटर। इसमें आपको क्या करना है कि दोनों फोकस को आप एक ही जगह लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी था, फोकस ऑफ आई पीस भी यहीं पर है, रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, यही डिस्टेंस यू ई है। इसी डिस्टेंस को आप कह सकते हैं एफ ई, और इधर वाला डिस्टेंस एफ ओ है। तो अगर आप मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्नीफाइंग पावर का, पहले तो डायग्राम में इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पर चेंज ये होगा कि अब जब ये रेज जो है वो फोकस पर पड़ती हैं, ऐसे जाएंगी और इंटरसेक्ट आई से पढ़ने के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनाएंगी, पैरेलल आएंगी दोनों रेज, और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। इसमें एक ये वाली रे और ले लीजिएगा, इस सारी इक्यू डिस्टेंट आती है, ठीक है, ऐसे दिखा देंगे। इन सब के बीच की स्पेसिंग ना बदले, बस ये ध्यान रखना। तो ऐसे करके फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है इसके, ठीक है। ये वाली रे का कोई काम नहीं, इसको नहीं दिखाना, बस ये तीन दिखानी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी फाइनल। इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके दिखाना है, इनकी स्पेसिंग भी थोड़ी बढ़ जाएगी। मैंने उसी डायग्राम में चेंज करा है, इसलिए रेज ऐसे आ रही हैं। जब आप फोकस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे स्पेसिंग बढ़ेगी थोड़ी सी, और ये रे ऐसे करके आएगी कि तीनों की स्पेसिंग जो है ना वो बराबर आएगी। ऐसे ये तो वहीं रहेंगी लेकिन ये वाली थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे करके बनाना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे तब नहीं होगा जब आपका लेंस दोनों दूर होंगे और आप बनाएंगे उस कॉन्सेप्ट से कि इसका जो इसकी फोकल लेंथ है, फोकस है ना, इस पे इंटरसेक्ट अगर आपको कराना है तो ऑब्वियसली आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा इमेज को। तो दोबारा से फ्रेश डायग्राम बनाएंगे, देन दैट विल बी लाइक दैट, ठीक है। मैंने इसमें समझा दिया आपको
किस तरीके से बनेगा। अब आप मैग्नीफाइंग पावर जब फाइंड करने जा रहे होंगे 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, तब आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बीटा यहाँ पे बन रहा है तो आप वही लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, और अपॉन में 10 अल्फा लिखेंगे तो फिर से ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ, यानी कि बी डैश ओ अपॉन बी डैश ई तक सेम रहेगा। फिर बी डैश ओ जो है आपका, उसकी वैल्यू तो सेम है एफ ओ, और इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस एफ, इसमें आपको चेंज ही नहीं करना, ये सिंपली आपका माइनस एफ ओ अपॉन एफ। अब इसमें डी तो आएगा नहीं, और दोनों फोकल लेंथ्स के टर्म्स में आया है, इट मींस इट्स करेक्ट। रिलेशन फाइनल जो है आपका वो इतना होगा। ये आपका सेकंड वाला केस था एट इन्फिनिटी वाला। तो बस एक ही टाइप का आपका टेलीस्कोप सिलेबस में है, टेरेस्ट्रियल नहीं करना है, इतना करना है। उसके बाद हमें एक चीज और देखनी है, वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसको नोट करिए, फिर स्टार्टिंग दैट। सो क्लास अब एक लास्ट टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें हम आपको लिख देना है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप सेकंड। रिफ्लेक्टिंग टाइप में आता है आपका पहला न्यूटोनियन, न्यूटोनियन। तो फर्स्टली सेटअप बाय न्यूटन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। और ये क्या होता है, तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप कैसे बनाया जाता है, तो इसमें जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखिएगा। ऐसे एक ट्यूब बनाई जाती है, और ये ट्यूब जो है क्लोज है, इसमें लास्ट में यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लगा होता है। ये कॉनकेव मिरर लगा होगा डिस्टेंट स्टार से आने वाली रेज की तरफ, ये स्टार से आने वाली रेज, और यहाँ पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, मिरर पे, कॉनकेव मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर है ये, इसको ऐसे करके रेज को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन रेज जो है ना, जब रिफ्लेक्ट होती है तो कन्वर्ज होने से पहले ही 45 डिग्री के एंगल पर एक प्लेन मिरर स्ट्रिप लगी होती है 45 डिग्री के एंगल पे, इस तरह से आती है, ऐसे करके रेज आ रही हैं, और यहाँ कन्वर्जिंग पॉइंट से पहले ही प्लेन मिरर की स्ट्रिप लगी है, और स्ट्रिप से जो है वो जब रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर एक इस तरीके से ओपन स्पेस रखा जाता है, और ये जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में जाती है, ये वाली रे इधर और ये वाली रे इधर, और यहीं पर एक आई पीस, इसको कहते हैं आई पीस, कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, ये आई पीस है। रेज जो है वो यहाँ आती है, और यहीं पर इनको जो है रेज को देख लिया जाता है। फाइनल इमेज यहाँ पर आइस के थ्रू ऑब्जर्व की जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो कॉनकेव मिरर है ये ऑब्जेक्टिव का काम करता है, और ये जो लेंस लगा है ये आई पीस का काम करता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके अलावा ये जो कॉनकेव मिरर है, ये पॉलिशिंग करके या वैसे बनाने की जगह एलॉय का बना होता है। एलॉय में कॉपर और टिन के मिक्सचर का, कॉपर प्लस टिन के मिक्सचर का जो है एलॉय का ये बना हुआ ये कॉनकेव मिरर होता है। डिस्टेंट स्टार जो है जहां भी है वहां से इन्फिनिटी से ये रेज आ रही हैं, इस पे इंसिडेंट होती हैं। इसके कन्वर्जिंग पॉइंट से पहले एक मिरर स्ट्रिप इसलिए लगी है क्योंकि इमेज यहाँ देखनी है, तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देती है, और फाइनल इमेज ये आई पीस के थ्रू देखी जा सकती है। तो इसमें आपको बस इतना एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं बताना है। ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप कहलाता है। और उसके बाद एक और टाइप का टेलीस्कोप होगा, तो मेक द डायग्राम।
इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, इसमें आपको दूसरे वाले जो टेलीस्कोप है उसमें एक फॉर्मूला लिखना है। तो दूसरा जो टेलीस्कोप है उसको भी नोट कर लेना है, कैसेग्रेन, ये सेकंड टाइप है, कैसेग्रेन टेलीस्कोप। कैसेग्रेन भी लगभग थोड़ा सा इसी के जैसा है, उसका डायग्राम, इसमें भी एक ऐसे करके ट्यूब होती है और इस ट्यूब में यहाँ पर से एक प्लेन मिरर, लेकिन ये पैराबोइडल टाइप का प्लेन मिरर होता है, पैराबोला के जैसा। यहाँ से रेज इंसिडेंट होती हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं, और यहाँ बीच में एक छोटा सा होल होता है। रेज यहाँ इंसिडेंट होने के बाद ऐसे करके यहाँ आती है रिफ्लेक्ट होके, और जब रिफ्लेक्ट होके आती है तो यहाँ पे लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर से जब ये रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में जाती है, ऐसे और ऐसे। ये ध्यान रखिएगा, जब रेज रिफ्लेक्ट होके जाती हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस वाले पॉइंट पर करती हैं, इस वाले पॉइंट पे। जब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं तो यहीं पर पास में एक आईपीस लगा होगा, और उस आईपीस के थ्रू फाइनल इमेज जो है वो देखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ भी ये जो मिरर है पैराबोलॉइडल, ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव, और ये जो लेंस लगा है ये आईपीस कहलाता है। यहाँ से फाइनल इमेज को देखा जा सकता है। तो ये आपके दोनों टाइप के टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टाइप, एक न्यूटोनियन और दूसरा कैसेग्रेन। तो न्यूटोनियन वाला जो है उसमें तो कोई डेरिवेशन नहीं है। कैसेग्रेन वाला जो टेलीस्कोप होगा उसमें आपको बस एक तो डिफाइन करना होगा आपको ये क्या होता है। तो डिफाइन करने में आप यही बता देंगे कि इसमें एक जो है वो ट्यूब होती है, उसके एक अपर्चर पे एक साइड में एक एंड पे पैराबोलॉइडल एक मिरर होता है जो ऑब्जेक्टिव का काम करता है। उस मिरर पर जब रेज इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्जिंग पॉइंट से पहले ही एक कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती है, और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर फाइनल इमेज जो बनाती हैं दैट कैन बी सीन थ्रू एन आईपीस। और इसमें फिर आप मैग्नीफाइंग पावर का वही रिलेशन लिख देंगे जो अभी आपने लिखा था, ठीक है, उसी रिलेशन से इसको भी डिफाइन किया जा सकता है। मैग्नीफाइंग पावर में क्या लिखा था अभी आपने, m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई और 1 प्लस एफ ओ अपॉन डी। तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई में दोनों में ही इसमें प्लस आएगा क्योंकि ये मिरर्स है ना। तो ये फाइनल जो है लास्ट में वो तो आई पीस है, लेकिन उससे पहले मिरर्स हैं, इसलिए आप रिलेशन में प्लस ही लिखेंगे, एफ ओ अपॉन एफ ई और 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन बस इतना बता देना। ये आपके दोनों टाइप के टेलीस्कोप हो गए। फिर एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि दोनों में कौन बेटर है। तो ये कहा जाता है कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहली बात तो ये है कि जो मिरर्स होते हैं उनका एपर्चर लेंसेज के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो इसलिए वो रेस को अच्छे से कलेक्ट भी करते हैं, कन्वर्ज भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जब उनका एपर्चर ज़्यादा अच्छा होता है, दूसरा पॉइंट, तो उनकी रिजॉल्विंग पावर भी अच्छी होती है। रिजॉल्विंग पावर टॉपिक को आप नेक्स्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। रिजॉल्विंग पावर का मतलब है दूर बनी एक इमेज को दूसरी इमेज से क्लियरली डिस्टिंक्ट करना या क्लियरली विजिबल बनाना उसको। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इमेज में जो है वो लेंसेज में, क्योंकि एक और फिनोमिना होता है लेंस या मिरर में, कि उनमें थोड़ा सा डिस्पर्जन वाला इफेक्ट भी आ सकता है जिसको कहते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन। तो क्रोमेटिक एबेरेशन से भी जो है वो मिरर में रिलैक्सेशन मिलता है। क्रोमेटिक एबेरेशन का कोई रोल नहीं होता है, कलर्स नहीं दिखते हैं इमेज में। एक और पॉइंट आता है इसमें कि जो मिरर्स होते हैं उनमें इमेज जो है वो ब्लर्ड नहीं बनती है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो दैट इज़ द बेस्ट वे टू मेक द इमेज। उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना लाइट का, इसलिए वो अच्छी इमेज बनाते हैं मिरर्स। तो इसलिए इसमें इमेज ब्लर्ड नहीं बनती है बल्कि क्लियर बनती है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। उस स्फेरिकल एबरेशन भी नहीं होता है, इसका मतलब ब्लर्ड इमेज नहीं बनती। क्रोमेटिक एबरेशन मतलब कलर्स नहीं आते हैं इमेज में, फाइनल इमेज में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मिरर्स, दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि लेंसेज के कंपैरिजन में कॉस्टली भी नहीं है। तो इतना काम जो है आपको करना है। आपका जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स वो फिनिश हो गया। अब आपका नेक्स्ट टर्न से चैप्टर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू।